दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैर तुराबी। आपके बीच आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको हैरान कर देगी। क्या आप जानते हैं कि 1980 के दशक में जापान दुनिया की सबसे डरावनी इकोनॉमिक पावर थी। टोयोटा और होंडा अमेरिकन ऑटो इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे थे। तोशिबा और हिताची सिलिकॉन वैली को मात दे रहे थे। अमेरिकन पॉलिटिशियन ने कैपिटल की सीढ़ियों पर तोशिबा के रेडियोस को स्लेज हैमर से तोड़ा था। अमेरिका ने तय किया कि बहुत हो गया और फिर हुआ वो डील, प्लाजा अकॉर्ड, जिसने जापान को इकोनॉमिक ज़ॉम्बी में बदल दिया। 40 साल बाद जापान अपनी उसी गलती की कीमत चुका रहा है। आज की वीडियो में समझेंगे कैसे अमेरिका ने जापान को एक ऐसे ट्रैप में फंसाया जिससे वो आज तक उबर नहीं पाया, और कैसे ज़ॉम्बी कंपनीज ने जापान की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर दिया। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में आपको एक शॉकिंग ट्रुथ बताने वाला हूँ जो आपकी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्लाजा अकॉर्ड क्या था और क्यों ये जापान के लिए एक इकोनॉमिक ट्रैप साबित हुआ। ये साल था 1985, सितंबर का महीना। न्यूयॉर्क सिटी के प्लाजा होटल में G5 नेशंस, अमेरिका, जापान, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, यूके इकट्ठे हुए। उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रगलिंग थी। डॉलर बहुत स्ट्रांग था जिससे अमेरिकन एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो गए थे और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा था। अमेरिका चाहता था कि डॉलर कमज़ोर हो ताकि अमेरिकन गुड्स सस्ते हो जाएं और एक्सपोर्ट बढ़े। द ट्रैप। प्लाजा अकॉर्ड के तहत जापान को मजबूर किया गया कि वो येन को मैसिवली स्ट्रेंथन करे, और ये काम उसने किया। येन की वैल्यू दोगुनी हो गई। 1985 में $1 250 येन के बराबर था, लेकिन 1988 तक $1 150 येन हो गया। सीधी बात, जापानीज गुड सडनली अमेरिकन बायर्स के लिए लग्जरी आइटम्स बन गए। जो पहले चीप था वो अब डबल प्राइस का हो गया, और इसका नतीजा जापानीज एक्सपोर्ट कोलैप्स हो गए। इकोनॉमी डाउनटर्न में चली गई। द मिसस्टेप। अब जापान की गवर्नमेंट और बैंक ऑफ जापान ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को नियर ज़ीरो कर दिया ताकि कंपनीज को सस्ता लोन मिले और वो मॉडर्नाइज कर सकें। लेकिन क्या हुआ? कंपनीज ने मॉडर्नाइजेशन की जगह स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग शुरू कर दी। रियल एस्टेट प्राइसेस स्काई रॉकेट। टोक्यो की लैंड प्राइस इतनी बढ़ी कि पूरे जापान की जीडीपी के बराबर हो गई। स्टॉक मार्केट बबल बना जो रियलिटी से डिस्कनेक्टेड था। ये था वो वक्त जब जापान की इकोनॉमी दिखने में शानदार थी लेकिन अंदर से पूरी तरह हॉलो हो चुकी थी। जब 1990 में ये बबल बर्स्ट हुआ तो जापान के सामने दो ऑप्शन थे। ऑप्शन 1, लेट द वीक कंपनीज डाई, नॉर्मल क्राइसिस की तरह। वीक कंपनीज को फेल होने दो, कैपिटल रीएलोकेट होगा, न्यू कंपनीज आएंगी और इकोनॉमी नए सिरे से खड़ी होगी। ऑप्शन 2, एवरीथिंग को आर्टिफिशियली अलाइव रखें। जापान ने ऑप्शन 2 चूज़ किया और इसी के साथ ज़ॉम्बी कंपनी का जन्म हुआ। अब जानते हैं ज़ॉम्बी कंपनी है क्या। ज़ॉम्बी कंपनी वो फर्म होती है जो अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकती, पिछले कई सालों से लॉसेस में है, बिना बैंक लोन्स या गवर्नमेंट सपोर्ट के एक दिन भी नहीं चल सकती।
फिर भी वो मरती नहीं है, क्योंकि बैंक्स और गवर्नमेंट उसे आर्टिफिशियल रूप से अलाइव रखते हैं। द कॉन्वॉय सिस्टम। जापान में एक फेमस कॉन्वॉय सिस्टम बना। स्ट्रॉन्ग बैंक्स को ऑर्डर दिया गया कि वो वीक बैंक्स और वीक कंपनीज को कैरी करें। लोन को एंडलेसली रोल ओवर किया गया। उन कंपनीज को भी लोन दिया जाता रहा जो इकोनॉमिकली डेड हो चुकी थी। बैंक्स ने इन कंपनीज को मरने नहीं दिया, क्योंकि अगर ये कंपनीज फेल हो जाती तो बैंक्स की बैलेंस शीट पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बोझ बढ़ जाता। इसलिए उन्होंने एक ऐसा साइकिल क्रिएट किया जहां डेट कंपनीज को आर्टिफिशियल रूप से अलाइव रखा गया। एक वक्त था जब शार्प एलसीडी स्क्रीन्स की दुनिया में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन डेब्ट्स में डूब गया। बैंक्स ने बेल आउट किया, फॉक्सकॉन ने खरीद लिया। आज शार्प अपने पुराने ग्लोरी का सिर्फ एक शैडो है। डाई, ये जापान का सबसे बड़ा रिटेल एम्पायर था, वॉलमार्ट जैसा। 1990 के दशक में इसका डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन बैंक्स और स्टेट ने इसे मरने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मास ले ऑफ पॉलिटिकल सुसाइड है। आज भी ये कंपनी चल रही है, लेकिन अपनी पुरानी ताकत से बहुत दूर। जापान डिस्प्ले इंक, ये हिताची, तोशिबा और सोनी की एलसीडी डिवीज़न को मिलाकर बनाई गई एक फ्रैंकस्टीन कंपनी है। गवर्नमेंट फंडिंग से चलती रही, फिर भी लॉसेस में है, और फिर भी स्टेट कैश मिल रहा है। ये ज़ॉम्बीज़ दिखने में कंपनीज हैं, लेकिन असल में ये डेड बॉडीज़ हैं जिन्हें आर्टिफिशियल रूप से अलाइव रखा गया। अब सवाल ये है कि इन ज़ॉम्बीज़ का कॉस्ट क्या है। इसे 3 बिंदुओं में समझते हैं। द स्ट्रेंज, द लिविंग। ज़ॉम्बीज़ कंपनी प्राइम रियल एस्टेट, टैलेंट और मार्केट स्पेस पर कब्जा कर लेती हैं। न्यू स्टार्टअप्स को ना तो जगह मिलती है, ना टैलेंट मिलता है, ना मार्केट मिलता है। जापान की स्टार्टअप रेट दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ में सबसे कम है। नए ग्रेजुएट्स अब भी ज़ॉम्बी कंपनीज में लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए क्यू में लगे रहते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिव इकोसिस्टम ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस है। द सप्रेस वेजेस। ज़ॉम्बीज़ अपनी सर्वाइवल के लिए कॉस्ट कट करती हैं, इनोवेशन पर नहीं बल्कि वेजेस कम करके। इसलिए जापान में वेजेस पिछले 30 सालों में ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, जबकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है। दे डिस्ट्रॉय द इंसेंटिव टू कम्पीट। जब स्टेट गारंटी दे कि कंपनी सरवाइव करेगी, तो इनोवेशन और कंपटीशन का इंसेंटिव क्यों हो? इसलिए जापान की प्रोडक्टिविटी फ्लैट लाइन हो गई है। 1990 के बाद से जापान की जीडीपी ग्रोथ लगभग ज़ीरो है। ये लॉस्ट डिकेड्स का ट्रेजेडी है। द पॉलिटिकल रीज़न। सवाल ये है, जापान इन ज़ॉम्बीज़ को क्यों अलाइव रखता है? क्योंकि मास ले ऑफ पॉलिटिकल सुसाइड है। जापान की पोस्ट वॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने स्टेबिलिटी और लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट का वादा किया था। अगर कंपनीज फेल हो जाएं और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, तो गवर्नमेंट अपनी लेजिटिमेसी खो देगी। इसलिए साइकिल चलता रहता है। ग्लोबल वार्मिंग। जापान का ये केस स्टडी सिर्फ एक कंट्री की स्टोरी नहीं है, ये एक ग्लोबल वार्निंग है। जब गवर्नमेंट्स और बैंक्स मार्केट को आर्टिफिशियल रूप से अलाइव रखते हैं, तो वे ग्रोथ को किल कर देते हैं। ट्रू रिकवरी के लिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ज़रूरी है। वीक कंपनीज को फेल होने दो ताकि न्यू कंपनीज उठ सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जापान की इकोनॉमिक ट्रेजेडी को समझा। कैसे 1985 के प्लाजा अकॉर्ड ने जापान को एक ट्रैप में फंसा दिया। कैसे येन की एक्सेसिव स्ट्रेंथनिंग ने जापान की एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी को तबाह कर दिया।
कैसे जापान ने वीक कंपनीज को फेल नहीं होने दिया और ज़ॉम्बी कंपनीज का जन्म हुआ, और कैसे इन ज़ॉम्बीज ने जापान की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर दिया। द शॉकिंग ट्रूथ। लेकिन दोस्तों, शॉकिंग ट्रूथ ये है, जापान अकेला नहीं है। आज चाइना, साउथ कोरिया और यहाँ तक कि यूरोप में भी ज़ॉम्बी कंपनीज की तादाद बढ़ रही है। ये कोई जापान ओनली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल वार्निंग है कि जब गवर्नमेंट मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर करती है तो वो इकोनॉमी को जाने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। द लेसन। जापान का इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, 30 सालों की ज़ीरो ग्रोथ, ये सिखाता है कि a nation that refuses to let its weak companies die also refuses to let its future champion be born। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कमेंट्स में क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी ज़ॉम्बी कंपनीज का ख़तरा है। मैं ज़ुहैर तुराबी आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।